3 जून 2022 को ही जब एथेनॉल प्लांट आ रहा था तो हम बनाए थे कि चीनी का रेट बढ़ेगा तो धीरे धीरे गन्ना शिफ्ट हो जाएगा किधर, एथेनॉल प्लांट में। और जैसे गन्ना ज्यादा एथेनॉल प्लांट में शिफ्ट होगा चीनी का प्रोडक्शन घटेगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। जो आने वाले सीजन में जो गन्ना निकलेगा उसमें ज्यादातर गन्ने को एथेनॉल प्लांट में भेजा जाएगा। अब ज्यादातर को भेज देंगे, चीनी के लिए नहीं बचेगा। भारत में महामारी हो, पूरा भयानक कम महंगाई है भारत में, चीनियों महंगा हो जाएगा। वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी चीनी का रेट महंगा हुआ है तो कई वायरल वीडियोस वगैरह, हमारे पास एक आदमी लिंक भेजे कि एबीपी न्यूज पे दिखा रहा था कि आपने बहुत पहले बोल दिया था। 3 जून 2022 को ही जब एथेनॉल प्लांट आ रहा था तो हम बनाए थे कि चीनी का रेट बढ़ेगा तो धीरे धीरे गन्ना शिफ्ट हो जाएगा किधर, एथेनॉल प्लांट में। और जैसे गन्ना ज्यादा एथेनॉल प्लांट में शिफ्ट होगा चीनी का प्रोडक्शन घटेगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। जो आने वाले सीजन में जो गन्ना निकलेगा उसमें ज्यादातर गन्ने को एथेनॉल प्लांट में भेजा जाएगा। अब ज्यादातर को भेज देंगे, चीनी के लिए नहीं बचेगा। भारत में महामारी हो, पूरा भयानक कम महंगाई है भारत में, चीनियों महंगा हो जाएगा यहाँ पे। अभी आप देखते चलिए चीनी के साथ साथ गुड़ का भी रेट बढ़ेगा। और एथेनॉल प्लांट में जब गन्ना यूज हो रहा है तो गन्ना जब यूज हो रहा है तो गन्ने के साथ साथ मक्के का भी यूज होता है। तो मक्के का यूज होने से मक्का डायरेक्ट तो उतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन मक्के से बनने वाले ये जितने ऐसे दुकानों में ऐसे झालर मोती टाइप के कुरकुरे उरकुरे ये सब नहीं, टकाटक फटाफट ये सब जो बेचते रहते हैं तो छोटे बच्चों को खाने के लिए, ये सब चीजों का भी रेट बढ़ेगा। लेकिन इनका रेट आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इनका रेट बढ़ाया जाएगा। इकोनॉमिक्स का एक थ्योरी है स्प्रिंगफ्लेशन। स्प्रिंगफ्लेशन क्या होता है समझिए, किसी चीज का रेट नहीं बढ़ाया जाता है। स्प्रिंगफ्लेशन में हम लोग क्या करते हैं, बस उसकी क्वांटिटी घटा देते हैं। जैसे जो पहले बिस्किट 5 रुपए का आता था, 5 रुपए में अब उतना नहीं आएगा, फिर और कम किया जाएगा, फिर और कम किया जाएगा, फिर और कम किया जाएगा। तो इन सारी चीजों में बच्चे लोगों को महंगाई समझ में नहीं आएगी क्योंकि बिकेगा 10 रुपए में ही, लेकिन 10 रुपए में इसकी क्वांटिटी, इसकी मात्रा घटा दी जाएगी। तो जब ऐसे घटाया जाता है तो उसको श्रिंकफ्लेशन कहते हैं, और जब रेट बढ़ाया जाता है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। तो चीनी में जो हुआ है वो इन्फ्लेशन हुआ है। और इसकी चर्चा तो हम 3 जून 2022 से कर दिया था, 4 साल पहले ही बताए थे। उस समय 4 साल पहले जब हम बोले थे ना, खूब सुना रहा था सब कि मास्टर साहब पगला गई लो, या इससे कैसे रेट बढ़ेगा, अभी समझ में आ रहा है। आरक्षण को हटाने की किसी की हैसियत नहीं है। मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूँ, बीजेपी को आरक्षण हटाने की हैसियत नहीं है। आज के डेट में 80 साल देश को आज़ाद हुए हो गया है। आज भी हम अयोध्या हनुमानगढ़ी के साधु हैं, पुजारी नहीं हनुमानगढ़ी में बन सकते हैं। क्यों कि हम ओबीसी के हैं, इसीलिए वहाँ केवल एक ही जात के लोग बनेंगे, जो ब्राह्मण है वही पुजारी बन सकता है। ऐसा भी है। अब ये जान लीजिए, मैं साधु हूँ, 35 साल से अयोध्या हनुमानगढ़ी का सदस्य हूँ, लेकिन मैं वहाँ पुजारी नहीं बन सकता हूँ। ओबीसी हैं इसलिए नहीं बन सकता हूँ। मेरे में क्या अयोग्य है, हम साधु नहीं हैं कि हम पूजा नहीं कर सकते हैं, हम नहीं बन सकते हैं। तो इसका क्या मतलब आप समझिए। जब आज भी मतलब आप 35 साल से साधु संत हैं यहाँ की, आप पूजा नहीं कर सकते, तो आप ये मानते हैं कि जो पिछड़े समाज है, जो दलित समाज है, उनको हक कैसे मिलेगा? भाई मैं तो कह रहा हूँ कि 35 साल से मैं साधु हूँ, 89 में मैं आया हूँ अयोध्या, और मैं हनुमान जी का पूजा नहीं कर सकता हूँ, पुजारी नहीं बन सकता हूँ। ये सत्य है, कटु सत्य है। अब मैं ओबीसी होने के नाते मुझे मालाधारी कहा जाएगा, मैं मंदिर में गर्भगृह में नहीं जा सकता। कौन जा सकता है महाराज? केवल ब्राह्मण जा सकता है वहाँ, सबड़ समाज में ब्राह्मण, और कोई नहीं जा सकता। समाज का भी कोई नहीं। हाँ, समझ समाज में ब्राह्मण और ठाकुर हो सकता, बकिया जो भूमिहार हो सकते हैं, लाला बनिया नहीं हो सकते हैं। सवर्ण में भी? हाँ, सबड़ में भी किसी हैसियत हो बना के देख ले। क्या बीजेपी को भी एहसास हो गया है, मतलब अनदेखी की जा रही थी ना छात्रों की। हाँ बेटा, अगर अपने अपने किले को मजबूत रखना है तो जेनजी से एंगेज करना पड़ेगा। देखिए, जो आपने कहा जेनजी, बोल भारत का जेनजी कौन? वो देवव्रत महेश रेखा, जिसने 19 साल की उम्र में शुक्ल यजुर्वेद का दंड पारायण किया और पहली बार, क्या बोला तूने? कठोपनिषद में जाकर सबसे पहले ब्रह्म विद्या किसने बताई? नचिकेता ने, जो बालक था। 16 साल की आयु में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने संपूर्ण वेदों को आत्मसात कर लिया था। अरे कहना क्या चाहते हो? जब देश के ऊपर विपदाओं के बादल छाते हैं, तब करने करके शरसंधान जवानी जागा करती है। और आज देखिए, तो इसके बारे में जो व्यक्ति ये कह रहा है कि इस समय कोई जेनजी से बात हो रही, तो भारत कोई नहीं समझता। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? के यूथ के साथ क्लॉकेट करके, जब प्रधानमंत्री मोदी रात के 12 बजे रील बना के, अच्छी अच्छी रील्स बना के, वो जेनजी नहीं बन जाएंगे। सही पकड़े हैं। जो जेनजी है, जो यूथ है, उसका एक टेम्परामेंट होता है कि वो एक तो इंक्लूसिव है। क्या बात है सर? जो कि आरएसएस बीजेपी नहीं है, वो सोशल इंक्लूसिव नहीं है, वो कंजर्वेटिव है। लेकिन जेनजी जो है वो प्रोग्रेसिव है। वो साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रमोट करते हैं, जो कि आरएसएस की विचारधारा के आइडियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ है। बात तो सही है। और सुधांशु जी ने कुछ बातें की, बहुत सारे क्रांतिकारियों का नाम लिया, भगत सिंह का नाम लिया, चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया।
वो उस वक्त बरतानवी हुकूमत के खिलाफ थे, अगर आज होते तो वो आरएसएस बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ होते, क्योंकि उस वक्त गोरों की सरकार थी। आज जो सरकार है वो चोरों की सरकार है, चाहे वो वोट चोरी करती हो, चाहे पेपर लीक करती हो। और जिस तरह व्यवस्था से क्या मतलब है? बीच में ना बोल। अरे बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था से अगर वोट चोरी करके सरकार आती है तो वही ठीक। गाइस, पता नहीं तुम लोगों तक ये खबर पहुंची कि नहीं, बट इंडिया में एक नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है और मुझे लगता है कि हम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया और उसमें मुझे पता चला कि मेरा विटामिन B12 कम है। अब इसको ठीक करने का एक रास्ता तो ये है कि मैं विटामिन B12 की गोलियां खाने लग जाऊं, लेकिन मुझे भाई गोलियां खाने का बिल्कुल शौक नहीं है। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी कि क्या कोई और नेचुरल रास्ता है इसको ठीक करने का, और फिर भाई मुझे मिला इंडिया में ही बना हुआ एक नेचुरल सोल्यूशन जिससे विटामिन B12 ठीक हो जाता है। और भाई मेरे तो होश उड़ गए देखकर। तुम ये देखो, आज का सबसे बड़ा प्रश्न है कि विटामिन B12 नहीं मिलता है, तो सबसे ज्यादा विटामिन B12 गाय गौ माता के गोबर में है, और गोबर और गौमूत्र मिक्स करके शरीर पे लगाते हैं तो हमारी बॉडी उसको एब्सॉर्ब करती है। हमने जब लगाया तो कैसे वेट था, पूरा गीला गीला था, अभी हमारी बॉडी ने सूख लिया है, तो हमारी बॉडी ने ये विटामिन B12 वो एब्सॉर्ब किया है। कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हेलो अंकल, आपके पास विटामिन B12 की गोलियां होंगी क्या? अच्छा, तो एक पत्ता घर भिजवा दीजिएगा। जी, थैंक यू। थोड़ा ये बताओ, 1875 में रचित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का अमर गान वंदे मातरम 1925 में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा कब से अपना लिया गया और कब से आपकी प्रार्थना का हिस्सा बना? थोड़ा इसकी जानकारी मिल जाए। कांग्रेस तो 1885 में अस्तित्व में आई, 1896 से लेकर अभी तक वंदे मातरम को जैसे तैसे तोड़ ताड़ के भी सही चलाती आ रही है। आप लोग कब से वंदे मातरम को अपनाए? थोड़ा जानकारी मिलेगा। देखिए, नहीं किया ऐसा किसी एक स्वयंसेवक ने, किसी एक अधिवेशन में, किसी एक जो प्रस्ताव पास होते हैं उसमें, जिस तरह इन्होंने विरोध किया ऐसा कभी संघ ने विरोध किया हो और आपको याद पड़ता हो तो बताएं। ना चिंतामणि, देखो आप सवाल पर रहो हमारे। हमने ये पूछा कि जिस वंदे मातरम के साथ आपकी भावनाएं इस समय इस कदर जुड़ गई, वो वंदे मातरम जब आजादी की लड़ाई का दौर चल रहा था तब आपकी भावनाओं के साथ क्या खड़ा था? आपने बताया हमारी तो अलग प्रार्थना है। ये कांग्रेस राष्ट्रगीत का दर्जा कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, ये तो संविधान सभा में जब संविधान लागू हुआ तभी तय हो गया था। जी, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि ये नेशनल सॉन्ग होगा, वो नेशनल एंथम होगा। अरे कितनी कमाल की बात है। तो भाई उस संविधान सभा ने, जिसको आप इतना बढ़ चढ़कर बता रहे हैं, और जिन राजेंद्र बाबू की बात कर रहे हैं, जिनका पूरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस देश के पहले राष्ट्रपति, संविधान सभा के प्रमुख, तो उन्होंने तो 2 छंद ही अंगीकार किए थे। अगर राजेंद्र बाबू के फैसले के साथ आप खड़े हैं, संविधान की भावना के साथ आप खड़े हैं, संविधान सभा के द्वारा जो अपनाया गया उसके साथ खड़े हैं, तो संविधान सभा की भावना के विपरीत जाकर 2026 में आप 6 छंद लेकर क्यों आ गए? के हिसाब से भगवान राम बड़े हैं या फिर भगवान मोदी जी बड़े? देखिए, भगवान श्री राम जी का अवतार ही भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी है, इसीलिए हम लोग उनकी आराधना करते हैं। और ये तो महाचमत्कारी है। 3 बार बोलिए ओम श्री नरेंद्र मोदी नमः, ओम श्री नरेंद्र मोदी नमः, ओम श्री नरेंद्र मोदी नमः। ऑटोमेटिक बहुत बड़ा चमत्कार हो। क्या होगा? जो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सब आपका सब काम हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी। महंगाई है ही कहाँ? महंगाई, आप लोग महंगाई, बेरोजगारी, आज जब किन्नरों की आस्था का मंदिर बन रहा है तो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा आ रहा है। बताइए कितने किन्नरों की आवाज किसने उठाई? देखिए, नरेंद्र मोदी नहीं होते, लगभग 94,000 स्कूल बंद हुए। भैया मैं तो कह रहा हूँ ना, भगवान श्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आज भी किन्नर समुदाय भीख मांगता। नहीं, आपके हिसाब से मंदिर जरूरी है, स्कूल जरूरी है? मंदिर, भगवान श्री नरेंद्र मोदी का मंदिर जरूरी है, स्कूल जरूरी नहीं है। जब मंदिर बन जाएगा तो ऑटोमेटिक कृपा होगी, स्कूल भी हो जाएगा, गुरुकुल खुलेगा। फिर भगवान नरेंद्र मोदी गुरुकुल की स्थापना हो, भगवान नरेंद्र मोदी अस्पताल की स्थापना हो, भगवान नरेंद्र मोदी सब चीज को की स्थापना हो, लेकिन भगवान नरेंद्र मोदी जिसके आगे लग जाएगा वहाँ चमत्कार होगा, वहाँ पे पूर्ण रूप से उसका कल्याण। मैं बीच में नहीं बोलना चाह रहा था, पर आपने 4 मिनट बोल दिया, मुझे भी 4 मिनट चाहिए, मैं गिन रहा हूँ। नहीं, आप उनकी बातों का जवाब देना चाहते हैं? हाँ। अपने सवाल पूछना चाहते हैं? मैं पहले उनकी बात ले जाना चाहती हूँ। मैं पहले उनकी बात का जवाब दूंगा। वैक्सीन की बात का? हाँ, उसका जवाब दूंगा। इस देश में अतीत में जितनी महामारियां फैली, कांग्रेस का शासन था, और आपके बाहों पे भी जो चवन्नी जैसा निशान होगा ना, वो कांग्रेस के शासन का निशान है। और ये भी बता दूं आपको, अभी तक जितनी सरकारें आई,
सभी सरकारों ने मुफ्त टीकाकरण किया, मुफ्त। आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पहली बार हो रहा है कि अगर टीका भी लग रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री जी की फोटो पहले दिख रही है कि भाई यही हैं, ये हैं करके आप बचे हो। ये नहीं रहेंगे तो ये जबरदस्ती किसी के मनस में बिठाया जा रहा है कि ये हैं करके ये टीका आया। और टीका कहां बना? कांग्रेस के द्वारा निर्मित प्रयोगशालाओं में टीका बना है। आप भूल जाइए, आपने 7 साल में अगर एक नई प्रयोगशाला बनाई हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस देश में कोई नया काम, एम्स कांग्रेस की देन है, तमाम प्रयोगशालाएं कांग्रेस की देन है। मुझे खुशी है इस बात की और कांग्रेस के शासन की देन है, लेकिन उससे बढ़कर यह बात है कि वो हिंदुस्तान की देन है, भारत की देन है। मुझे इस बात पर फक्र है। आप इसको किसी एक व्यक्ति का श्रेय मान रहे हैं कि उस व्यक्ति का श्रेय है। माननीय कौशिक जी, ये हमारी बाहों पर बने ये चवन्नी जैसे निशान ये दर्शाते हैं कि अतीत में भी ऐसी बीमारियां आई और उस समय की सरकारों ने बिना प्रचार के मुफ्त में पूरे देश के लोगों का टीकाकरण किया। अब आप विकास की बात कर रहे हैं, आप बड़े जोर शोर से कहते हैं कि ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग की रेल लाइन हमारी उपलब्धि है। आपकी खाक उपलब्धि है, आप दूसरे के कामों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं, और यह कोशिश नहीं होनी चाहिए। हम इस कोशिश का पुरजोर विरोध करेंगे। आप विकास करिए, उन विकास कार्यों के नाम लीजिए, हमें खुशी होगी। लेकिन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन एंटनी जी ने उसका शिलान्यास किया, यूपीए 2 की सरकार में उसके लिए बजट पारित हुआ, काम चालू हुआ। अब आपके समय में वो पूरा हो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के कामों पर श्रेय मत लीजिए। केदारनाथ का पुनर्निर्माण, मैं केदारनाथ का अध्यक्ष था, श्वेता जी, मैं अध्यक्ष था वहां और प्रत्यक्षदर्शी हूं वहां का, और भगवान केदारनाथ की कसम खा के कह सकता हूं, वहां जितना पुनर्निर्माण हुआ हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में हुआ। और आप लोगों ने पूरे देश को बताना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस राष्ट्रीय चैनल ने मुझे यहां पर आने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूंगा, अगर उस केदारनाथ में कुछ बदलाव हुआ तो यह हुआ कि कांग्रेस के समय के पुनर्निर्माण के कार्यों पर जो शिलान्यास के पत्थर कांग्रेस के नेताओं के लगे थे, आपके नेताओं ने आकर उन पत्थरों को साइड करके अपना नाम लगा दिया। इसके अलावा कुछ नहीं किया आपने। अगर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन करना है तो फिर सबके लिए कर दीजिए, उसमें फिर सवर्ण भी आना चाहिए। आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूं, गुमराह कर रहे हैं हमारे विरोधी। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहकर जा रहा हूं, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने पर। भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। इतना नहीं, आप हटाना चाहोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी हटाने भी नहीं देगी। ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी। मैं आज डंके की चोट पर कह रहा हूं, जब तक बीजेपी है, SC, ST, OBC का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।